प्रिय विद्यार्थियों, अपनी ये क्लास आज बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड देयर काइनेटिक स्टेबिलिटी। ऊष्मागतिकी के अनुसार संक्रमण यौगिकों की स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में बताएंगे। हमने पहले मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा, जिसमें हमने वीबीटी की कमियां, ड्रॉबैक्स और सीएफटी के लिमिटेशंस और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड उससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स का हमने सॉल्यूशन किया, जिसमें स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड से रिलेटेड भी था, सी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी थी, ज्योमेट्री भी थी। उसी के आधार पर हम आज आगे इसके ऊष्मागतिकी का भी अध्ययन करेंगे। थर्मोडायनामिक्स एस्पेक्ट के बारे में हम देखेंगे। टॉपिक का नाम थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 3 by myself, Dr. Rajaram, Assistant Professor Chemistry, PG Department of Chemistry, Government Dungar College, बीकानेर। स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी के बारे में क्या जानते हैं? हम स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं, स्टेबिलिटी हमेशा एनर्जी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। अर्थात स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। डिस्कस्ड अंडर टू मेन टाइप्स। फर्स्ट में हम करेंगे ऊष्मागतिकी स्थायित्व और दूसरी बात करेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी, गतिक स्थायित्व। जनरली वी टॉक अबाउट थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी अनलेस काइनेटिक और रेट ऑफ फॉर्मेशन वर्ड इज मेंशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन, कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी है, अर्थात वो फॉर्मेशन कंपाउंड के बारे में उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है, वो भी हम देखते हैं। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी related to the time period of existence of a species in particular form। ये थर्मोडायनामिक है। ऊष्मागतिकी स्थायित्व क्या है? रिलेटेड द टाइम पीरियड, दिए गए संबंधित समय में के अनुसार दिए गए टाइम में एग्जिस्टेंस ए स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म में स्पीसीज एग्जिस्ट कितने समय के लिए कर रही है। एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है? इसके अनुसार द फास्टर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज। थर्मोडायनेमिक स्पीसीज और काइनेटिक स्पीसीज में ये डिफरेंस देखिए। थर्मोडायनेमिक स्पीसीज टाइम पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्पीसीज इन पर्टिकुलर टाइम, बट इन काइनेटिक स्टेबिलिटी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज। यदि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज ए प्लस बी से सी बन रहा है तो उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन, फास्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन ही उसकी पर्टिकुलर स्पीसीज को रेफर करता है काइनेटिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में भी हमने देखा है पहले कि पहले एक रिएक्शन स्टार्ट होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? चेन इनिशिएशन स्टेप, फिर चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो इसी प्रकार से रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो वो चेन रिएक्शन इनिशिएशन स्टेप होता है, और बीच के अंदर जब हमारी कोई इक्विलिब्रियम आता है तो हम उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह देते हैं। तो इसी प्रकार हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हायर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, more stable is the product form।
हायर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, किसी भी एक रिएक्शन के लिए अधिक वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की होती है तो मोर स्टेबल इन द प्रोडक्ट फॉर्म, तो प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर वह ज़्यादा स्थायी होगा। टाइप्स, नंबर 1 है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और नंबर 2 है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेप वाइज और ओवरऑल, फॉर्मेशन ऑफ MLN कॉम्प्लेक्स, ये कोई कॉम्प्लेक्स बना है, मेटल लिगेंड का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ M एक मेटल है, L एक लिगेंड है, N है नंबर ऑफ लिगेंड, जैसे 1 2 3 4 5 6। टू डिफरेंट वेज, फर्स्ट इज स्टेप वाइज फॉर्मेशन, अलग अलग दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं, जिसमें से पहला है स्टेप वाइज फॉर्मेशन। ये पहला है स्टेप वाइज फॉर्मेशन, मेटल प्लस लिगेंड M+L, इससे बना हमारे को मेटल लिगेंड ML। यहाँ पर जो K1 है वो कांस्टेंट है, रेट ऑफ कांस्टेंट K1, तो K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास किसका, प्रोडक्ट का, और एक्टिव मास किसका, मेटल का और लिगेंड का अलग अलग इन दोनों में रेशियो होगा। इट मीन्स स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या K1 की वैल्यू, K1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट तो मेटल और लिगेंड का है और प्रोडक्ट का M और L, तो K1 इज इक्वल टू ML अपॉन M इंटू L। अब ये चैन रिएक्शन मान सकते हैं, L की वैल्यू बढ़ती जा रही है क्योंकि N की वैल्यू 1 2 3 4 होती है, एक कंप्लीट नंबर। तो जब ML के अंदर वापस हम L ऐड कर रहे हैं, अर्थात मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर हम उसके अंदर एक लिगेंड और ऐड कर रहे हैं, तो हमारे को मिलेगा ML2। तो यहाँ का हम कांस्टेंट करेंगे तो K2 के लिए वही सेम, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ML2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ML इंटू L। तो हम कह सकते हैं कंप्लीट MLN-1 प्लस L, तो ये हमारे को आ जाएगा MLN। तो इसके लिए Kn कितना हो जाएगा, कांस्टेंट कितना हो जाएगा, MLN अपॉन MLN-1 इंटू L। K1 K2 एंड Kn स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये हमने पहला डिस्कशन किया था, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो ये K1, सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तो K2 एंड N स्टेप की बात करेंगे तो Kn। ओवरऑल फॉर्मेशन, M+L, इससे हमारे को मिला ML, M मेटल L लिगेंड कॉम्प्लेक्स ML, β1 वही कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, इज इक्वल टू ML अपॉन ML। ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये हमें सक्रिय द्रव्यमान बताता है, एक्टिव मास। अब M2L, तो वो K की जगह यहाँ बीटा है, ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करेंगे हम, तो ये β2, पहले ML था, अब हम बात करेंगे ML के अंदर एक L नहीं जोड़ा, क्योंकि पहले वाली रिएक्शन जब वो स्टेप वाइज रिएक्शन थी उसके अंदर क्या था, जब एक मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बन गया तो उसके अंदर ML के अंदर L जोड़ा जा रहा था तो K रेट ऑफ कांस्टेंट K है वो K1 K2 K3 हो रहा था। M में L जोड़ा था ML, फिर ML में L जोड़ा तो ML1 ML2, फिर ML2 के अंदर L जोड़ा तो ML3, इसी प्रकार था। लेकिन अब यहाँ पर क्या ओवरऑल फॉर्मेशन है, तो ओवरऑल फॉर्मेशन के लिए हम लोग जो कांस्टेंट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो है β1 β2 β3 β4। तो यहाँ पर क्या है, मेटल में लिगेंड जोड़ दिया तो ML। अब यहाँ पे मेटल सेम है लेकिन लिगेंड अलग है, अब यहाँ दो लिगेंड जोड़ रहे हैं,
हम यहाँ पर लिगेंड ही जोड़ रहे हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स के साथ लिगेंड जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर मेटल के साथ हम लोग लिगेंड के मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं। पहले में सिंगल लिगेंड जोड़ा, सेकंड में हमने 2L जोड़ दिया तो Ml2 हो गया, तो β2 हो गया Ml2/Ml, M और L का स्क्वायर, क्योंकि ये द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम जो है उसके अनुसार ये सक्रिय द्रव्यमान वाला जो रूल है वो लगता है। Ml2/Ml, ये 2 है तो स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार आगे चलता जाता है ये 3L 4L, लास्ट में ये NL तक जाते हैं, अर्थात L की वैल्यू N हो जाए। N एक कंप्लीट नंबर है तो बनेगा क्या, MLN। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बीटा N इसका कांस्टेंट हो जाएगा और फॉर्मेशन कांस्टेंट, तो MLN, M और L और उसकी पावर हो जाएगी N। तो मेजर डिफरेंस हो गया इसमें। स्टेप वाइज फॉर्मेशन के अंदर तो क्या था, पर्टिकुलर L कंपाउंड जुड़ रहा था कॉम्प्लेक्स में, M + L Ml, Ml + L Ml1, Ml2, Ml2 + L Ml3, Ml3 + L Ml4, तो MLN-1 MLN। बट हियर M + L Ml and M + 2L Ml2, M + 3L Ml3, M + NL MLN। तो इसी प्रकार K1 K2 K3 था और यहाँ β1 β2 β3 है, तो वहाँ पे K1 K2 K3 के अंदर कहीं भी स्क्वायर की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि लिगेंड की वैल्यू हमेशा सिंगल रही है, लिगेंड की वैल्यू सिंगल है, तो L के ऊपर कोई उसमें स्क्वायर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, लिगेंड की वैल्यू बढ़ रही है तो लिगेंड के ऊपर स्क्वायर आएगा, और यदि N लिगेंड है तो लिगेंड की वैल्यू N हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ बात करी थी पहले वाले में, इस रिएक्शन में, तो यहाँ पर क्या था, कहीं भी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि वैल्यू किसकी बढ़ रही थी, L की बढ़ रही थी, लेकिन उसकी मेटल लिगेंड के साथ में L जुड़ रहा था Ml के साथ, जबकि ओवरऑल फॉर्मेशन में M तो सेम है लेकिन L की वैल्यू बढ़ रही है, लास्ट में N है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात एक्टिव मास के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो β1 β2 β3 β4 βN, तो ये जो β1 β2 β3 β4 βN हैं, इन्हें हम लोग ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। प्रोसीडिंग विद रेट कांस्टेंट वी गेट β1 है वो किसके बराबर है, K1 के, क्योंकि हमने β1 K1 के बारे में डिस्कशन हमने कर लिया, एक तो स्टेप वाइज था और एक ओवरऑल रिएक्शन फॉर्मेशन था। तो β1 = K1, तो β2 = K1.K2, βN = K1 K2 K3 K4 K5 K6 Kn। तो ओवरऑल रिएक्शन रेट कांस्टेंट βN है। टेकिंग लॉग, अब हम इसका लॉगरिथम ले लेते हैं, लॉग ले लें, तो लॉग लेंगे तो βN का हो जाएगा log βN, K1 का हो जाएगा log K1, K2 का log K2, K3 का log K3, इसी प्रकार से Kn का log Kn। कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल इफ बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। कॉम्प्लेक्स स्टेबल कब होगा, जब बीटा की वैल्यू 8 के बराबर या उससे अधिक हो। इंटरनेस एंड लेबाइल ऑफ कॉम्प्लेक्स, लेबाइलिटी रेफर्स टू रिएक्टिविटी एंड इंटरनेस रेफर्स टू नॉन रिएक्टिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स। लेबाइलिटी का मतलब तो रिएक्टिविटी है, और इनर्टनेस इंटरनेस नहीं है, इनर्टनेस है, लेबाइल एंड इनर्ट। तो लेबाइल तो है रिएक्टिविटी और इनर्टनेस है नॉन रिएक्टिविटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। In other words, complex with ability to exchange its ligands present inside co-coordination sphere is labile, otherwise inert. In other words, complex with stable ability to exchange its ligand present inside coordination sphere is labile, otherwise inert. Inert complex have substitution reaction half-life period
larger than a minute and opposite for labile complex. फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? नेचर ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन की नेचर पे फैक्टर स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस नेचर ऑफ मेटल आयन भी इसको प्रभावित करते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल आयन ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट को बढ़ाते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन पे बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी बढ़ेगा। साइज ऑफ मेटल घटेगा तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव आयन बढ़ेगा तो मेटल का साइज ऑब्वियसली घटेगा, कम होगा। तो मेटल का साइज घटेगा तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस भी बढ़ेगा। चार्ज रेशियो, चार्ज और साइज ये दोनों रेशियो, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज साइज रेशियो बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस भी बढ़ेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद लिगेंड हैविंग डोनर एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वाइस वर्सा। नेचर ऑफ लिगेंड, वो तो बात मेटल की थी, अब हम लिगेंड की बात करेंगे। लिगेंड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिवली या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज ऑन लिगेंड जब बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस भी बढ़ेगा। साइज ऑफ द लिगेंड जब छोटा होगा तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस बढ़ेगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बढ़ेगा। प्रेजेंस ऑफ किलेटिंग लिगेंड मेक्स द कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल। लिगेंड बल्कीनेस घटेगी तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस बढ़ेगा बिकॉज द लेस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। जब लिगेंड की बल्कीनेस, बड़े लिगेंड की संख्या कम होगी तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस बढ़ेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब ये क्या, एसोसिएट्स ए, 2 स्टेप्स रिएक्शन है, MLNX + Y। अब यहाँ पर लिगेंड L है और उसके साथ में X है, अब इसके साथ Y हम लोग इसके साथ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो MLNXY हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से X है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Y के द्वारा, तो MLNY + X। तो ये है सब्स्टिट्यूशन किसका, X का Y के द्वारा। और कौन से में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। डिसोसिएटिव, ये भी 2 स्टेप्स है। एसोसिएटिव में A है, डिसोसिएटिव में 2 D है, ये भी 2 स्टेप्स रिएक्शन है। यहाँ पर MLNX + Y, तो ये MLN + X + Y, X यहाँ से अलग हो गया और Y भी अलग, दोनों अलग अलग है। उसके बाद में Y तो अटैच हो गया और X अलग हो गया। तो ये 2 टाइप्स में, एक तो एसोसिएटिव और एक डिसोसिएटिव। और एसोसिएटिव भी 2 स्टेप में है और डिसोसिएटिव भी 2 स्टेप में रिएक्शन है। इंटरचेंज, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे MLNX + Y, तो यहाँ पर क्या होगा, Y है ये इसके साथ एक संक्रमण या कह सकते हैं आंशिक बंध बनाएगा MLN के साथ, और X भी संक्रमण। तो ये बीच की अवस्था इसमें संक्रमण अवस्था होगी, जहाँ पर न तो Y अटैच है न ही X अटैच है। उसके बाद में Y अटैच हो जाएगा और X इसमें से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये ट्रांस इफेक्ट, एक सिस पोजीशन होती है और एक ट्रांस पोजीशन होती है। ट्रांस पोजीशन हमेशा अपोजिट पोजीशन, और सिस होती है वो हमेशा एक तरफ के पोजीशन सिस होती है। जैसे Z एक दूसरे के ट्रांस होती है और X और Y एक दूसरे के सिस होती है। डेफिनेशन, द ट्रांस इफेक्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड लिगेंड अपॉन द रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड अपोजिट टू इट, और the ability of a ligand in square planar complex to direct the replacement of the ligands trans to it. The trans effect is given the following series. ट्रांस इफेक्ट निम्न सीरीज में है। Cn का सबसे ज़्यादा ट्रांस इफेक्ट होता है, NO2- का उससे कम, I- का और HCN- का बराबर होता है। लेकिन N का Br से ज़्यादा, फिर Br का Cl से ज़्यादा, Cl का Py pyridine से ज़्यादा, Py का अमोनिया से ज़्यादा, अमोनिया का वाटर से ज़्यादा। तो सबसे कम ट्रांस इफेक्ट वाटर का होता है और सबसे ज़्यादा साइनाइड का होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, द ट्रांस इफेक्ट, ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है बच्चों। अब एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है आपके सामने, जिसमें से क्या है, M की 4 वैलेंसी है, जिसमें एक तरफ 2 तरफ L जुड़े हुए हैं, एक तरफ X और एक तरफ T।
तो अब यहाँ पर एल एल दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो हम कह सकते हैं ये ट्रांस है। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लस एक्स और माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या है, एक्स जुड़ेगा और वाई हटेगा, तो हम कह सकते हैं ये एक्स है, एक्स की जगह यहाँ पर वाई अटैच हो गया। इन द अबोव रिएक्शन टी इज़ द लिगेंड हैविंग गुड ट्रांस इफेक्ट एंड एल इज़ द इनर्ट लिगेंड एंड एक्स इज़ द लेबाइल लिगेंड। तो ये इसका एक साइकिल है, किस प्रकार से अटैच होता है, किस प्रकार से सब्स्टिट्यूट होता है। रिएक्शन स्टार्ट यहाँ से हो रही है, जैसे मेटल के साथ एल 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 और एक्स वाई ये लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, जिसमें से थिकनेस जो पोजीशन है वो एकदम सामने की तरफ है, और जो पार्शियली दिखाई दे रहे हैं वो हैं पीछे की तरफ, और ये जो वाई है ये है प्लेन में। तो अब इसके साथ में क्या है, वाई अटैच कर रहे हैं हम, प्लस वाई अटैच करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल 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 एक्स, और उसके बाद प्लस एस इसमें अटैच करेंगे तो एस इसमें अटैच हो जाएगा। उसके बाद माइनस एक्स करेंगे तो इसमें से एक्स हट जाएगा, फिर प्लस वाई करेंगे तो वाई जुड़ जाएगा, फिर माइनस एस करेंगे तो एस हट जाएगा, फिर माइनस एक्स करेंगे तो वापस यही कंपाउंड आकर के हमारे को मिल जाएगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल का अटैच है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। थ्योरीज ऑफ द एक्सप्लेनिंग ट्रांस इफेक्ट, पाई बॉन्डिंग। तो ये हैं CO के साथ पाई बॉन्डिंग, मेटल बीच में है, और तो ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कार्बन और कार्बन के पाई पी ऑर्बिटल और मेटल के डी ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग है। द पाई बैक बॉन्डिंग टू ए मेटल इज वीकेंड इट्स ट्रांस इफ अनदर गुड पाई बैक बॉन्डिंग लिगेंड। तो यही सेम पोजिशन ये इसमें आपके द पाई बैक बॉन्डिंग टू ए मेटल इज स्ट्रेंथ व्हेन इट इज ट्रांस टू ए गुड सिग्मा डोनेटिक लिगेंड दैट कांट पाई बॉन्डिंग। Polarization theory. The theory explaining the weakening of metal leaving group due to the more polarizable nature of the trans ligand, resulting in cleavage of the former bond and the substitution. तो ये आ गया हमें पोलराइजेशन थ्योरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये एक्स। थैंक यू फॉर पीसफुली लिसन मी। PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, असाइनमेंट भी भेज दूंगा। तो ये आज आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट चैप्टर हो गया है, जिसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग और ये थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट वाला चैप्टर दोनों मिला करके यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीक होगी। आप लगातार बने रहे आर केमिस्ट्री चैनल पे, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद।